कक्षा 10वीं विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की अगली कड़ी अर्थात दूसरी कड़ी में आगे हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला है, धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए धातुएं अर्थात यहाँ पर कोई एक धातु ले लेते हैं जैसे कि जिंक। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर इसका क्रिया कराया जाए तो इस स्थिति में इसका संगत लवण अर्थात जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा इस प्रकार से। तो इस प्रश्न का उत्तर हाइड्रोजन गैस आएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दीजिए, ऊष्मा संचरण की विकिरण विधि रेडिएशन मेथड में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं, यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। ध्यान दीजिए, समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि वस्तु है तो दर्पण से, ध्यान दीजिए यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 3 सेंटीमीटर ही होगा। परंतु यहाँ पर एक और इसका आता है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तो ये हो जाएगा 3-3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो आप दोनों प्रश्न में फर्क को समझेंगे और उसके अनुरूप उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर है इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। प्रश्न क्रमांक 5, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका सही उत्तर है A.G. टेंसले। A.G. टेंसले। A.G. टेंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग किया था। आगे प्रश्न है, फिंचों की चोंच में अंतर उसमें पाई जाने वाली किसको दर्शाता है। तो यहाँ पर ये विविधता को दर्शाता है। फिंचों की जो चोंच में अंतर है ना, फिंचों में पाई जाने वाली विविधता को दर्शाता है, विविधता। प्रश्न 7, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो उत्तर है इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। तो इस प्रकार से इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं या 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई है कैलोरी और जूल भी है। तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, 4.18 जूल। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा गैस है। तो इसका उत्तर है एथिलीन गैस। इसका सही उत्तर है एथिलीन गैस। इस गैस के प्रभाव से फल जो है जल्दी पकते हैं। अगला प्रश्न है,
किसने, अर्थात उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण कर अष्टक सिद्धांत दिया तथा उसकी तुलना संगीत के सुरों से की। सुरों से मतलब 7 स्वरों से, सरगम से। तो इसका सही उत्तर है न्यूलैंड। सही उत्तर है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया था जो सरगम पर आधारित था। संगीत का जो 7 सुर होता है ना, सरगम, उस पर आधारित था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है जैविक प्रजाति। इसका सही उत्तर लिखेंगे जैविक प्रजाति। इस प्रकार ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आता है 12 नंबर। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर सभी जीव क्या होते हैं? तो यहाँ पर उपभोक्ता लिखेंगे, कंज्यूमर। ठीक है। उत्पादक अर्थात पौधे, हरे पौधे। इनके अतिरिक्त जितने भी और सभी जीव हैं वो सभी उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में देखते हैं, कैमिलो गाल्जी ने कोशिका में उपस्थित किसकी खोज की थी? तो इसका उत्तर है कैमिलो गाल्जी ने कोशिका में उपस्थित गाल्जी काय, गाल्जी तंत्र या गाल्जी काय की इन्होंने खोज की थी। गाल्जी काय की, गाल्जी काय या गाल्जी तंत्र, गाल्जी तंत्र की खोज की थी। गाल्जी काय या गाल्जी तंत्र की खोज की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जाएं जो है संचित रहती है। ऊर्जा की मुद्रा, ये ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत लैंप के तंतु में, फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए धातु जो प्रयोग किया जाता है वह है टंगस्टन। ये इसका गलनांक उच्च होता है। प्रश्न क्रमांक 16, जल का पीएच मान कितना होता है? ध्यान दीजिए, अगर हम आशुद्ध जल की बात करें, डिस्टिल वाटर की, तो आशुद्ध जल का जो पीएच मान है वह 7 होता है, जो कि उदासीन को व्यक्त करता है। 7 से नीचे पीएच मान, देखिए 7 से अगर हम नीचे आएंगे, 7 से नीचे आते हैं तो जल में अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और अगर हम 7 से ऊपर जाएंगे, 7 से ऊपर जाएंगे तो पीएच मान में क्षारीयता बढ़ती है। पीएच मान का अर्थ क्या होता है? क्षारीयता, यानी जल की क्षारकता उसमें बढ़ती है। सामान्य रूप से अगर कहा जाए कि जल की जो सामान्य सीमा है पीएच का, सामान्य सीमा, तो इसका सामान्य पीएच है 6.5 से लेकर के 8.5। ये जल की पीएच मान की सामान्य सीमा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का जो हृदय है वो 2 भाग में बटा होता है। 2 भाग, एक दायां भाग, एक बायां। तो यहाँ पर देखिए, और इस प्रकार से प्रत्येक के 2 और यहाँ पर कोष्ठ बने होते हैं।
अलीन के रूप में, अलीन और निलय। तो यहाँ पर अलीन दायां अलीन बायां अलीन होता है, इसी प्रकार निलय भी दायां निलय बायां निलय। तो इस प्रकार से कुल 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय के। 4 कोष्ठों में ये बटा होता है। आगे देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर से व्यक्त होता है। एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अगला प्रश्न है किसको ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न ध्यान देंगे, पीला कांच प्राप्त करने हेतु किस लवण का प्रयोग किया जाता है या कौन सा लवण मिलाया जाता है ताकि पीला रंग का कांच प्राप्त हो। तो इसके लिए सही उत्तर है कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड, इससे पीला रंग का कांच मिलता है, पीला रंग का कांच प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है पशुओं का गोबर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से क्या बनता है। तो इसका सही उत्तर है बायोगैस। बायोगैस या इसको जैव मात्रा भी कहा जा सकता है, ऐसे ये प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ आंख के लिए, एक व्यक्ति के स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी, दृष्टि दूरी जो न्यूनतम कितनी होती है। अर्थात एक व्यक्ति स्वस्थ नेत्रों से कम से कम कितनी दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक उसकी दृष्टि स्पष्ट रहेगी, न्यूनतम दूरी को बताता है यह। अगला प्रश्न आता है मस्तिष्क में श्वसन क्रिया का नियंत्रण, मस्तिष्क में श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर है, आइए देखते हैं, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये मस्तिष्क में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोधकता का SI मात्रक, अर्थात स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में क्या है इसका प्रतिरोधकता का मात्रक। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इसका संकेत के रूप में लेंगे तो ओम का इस प्रकार से सिंबल होता है और मीटर के लिए एम। ये प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। अगला प्रश्न है वृक्क की इकाई किसे कहा जाता है। तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है, नेफ्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रोमीन, अर्थात इसका संकेत है Br। ब्रोमीन किस अवस्था में मिलती है। तो ब्रोमीन एक अधातु है, ब्रोमीन एक अधातु है जो प्रकृति में सामान्य तापदाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल का IPUAC नाम क्या है। तो इसका IPUAC नाम होता है एथेनोइक
ये एसिटिक एसिड का IPUAC नाम है। अगला प्रश्न आता है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, अर्थात वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है निस्तापन। उसको निस्तापन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक आगे देखते हैं, टेफ्लॉन किसके बहुलक हैं? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, तो वास्तव में टेफ्लॉन अर्थात इसको पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन ये इस रूप में इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ पर CF2 है और CF2 है और इस प्रकार से पादांक में N है। तो ये पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन अर्थात टेफ्लॉन वास्तव में संश्लेषित संघनन बहुलक होता है, जो कि सरल अणुओं का बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर माध्यम आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 33 है। यहाँ पर देखिए, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो इसका उत्तर में हम दे सकते हैं, इसका प्रमुख कारण विविधता या फिर कह सकते हैं विभिन्नता। ये ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। अगला प्रश्न, किसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? ये अगर जैसे दो वस्तुओं को आपस में अगर संपर्क में लाते हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर ऊष्मा का स्थानांतरण अगर हो, ठीक है ना, तो ये जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो तापांतर के कारण होता है। अर्थात दोनों वस्तुओं के ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ठीक है। अगर दोनों वस्तुओं का ताप समान होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, अन्यथा ताप में अंतर होने पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है, जैसे चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल किसमें संभव है? तो यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल ठोस में होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? पदार्थ की यहाँ पर देखेंगे, चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल ठोस में संभव है। प्रश्न क्रमांक 37, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव होता है अथवा नहीं होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित अर्थात जुड़े हुए प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होगा?
तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित या जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वह अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर का मान है वह अलग अलग होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर प्रत्येक कह सकते हैं परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, यानी प्रवाहित धारा का मान जिसको हम I से दर्शाते धारा को, ये अलग अलग होगा। समांतर क्रम में संयोजित परिपथ में अलग अलग होगा। आइए एक प्रश्न देखते हैं। विद्युत की खपत को हम kWh किलोवाट, देखो किलोवाट घंटा में या दूसरे किस रूप में हम दर्शाते हैं? तो इसको हम यूनिट के हिसाब से भी दर्शाते हैं। 1 किलोवाट घंटा, है ना, इसको हम यूनिट के रूप में भी दर्शाते हैं। यूनिट वास्तव में यहाँ पर यूनिट क्या है? व्यापारिक मात्रक है। ये घरों में जो हम बिजली उपयोग में लाते हैं उसका जो खपत है वो यूनिट में दर्ज किया जाता है। अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।